hello, and welcome back everybody. I hope you all are all right. तो आज हम फाइनली आ चुके हैं लास्ट चैप्टर फॉर पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11 एंड दैट इज़ नन अदर देन सेकुलरिज्म. नाउ इस चैप्टर के साथ हमारी पॉलिटिकल थ्योरी का एंड हो रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू स्पेशली कि आपने लास्ट चैप्टर तक यू स्टिक बाय विथ मी एंड यू लर्न विथ मी एंड just thank you for listening to me and I hope कि मेरी जो lectures थे या my जो guidance था it came very much fruitful and helpful to you guys. So yeah, that was just gratitude wala note for you guys. Now let's come back to the chapter and just finish this chapter quickly and get done with the political theory wala book of class 11. So yes, the last chapter is secularism and this chapter is very much simple. इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे फिलोसॉफी या कुछ ऐसा नहीं है. इट इज़ वेरी क्रिस्प एंड इट विल बी आई थिंक ईजी फॉर यू क्योंकि इसमें ज़्यादातर पॉइंटर्स ही हैं तो समझने में आपको ईजी भी रहेगा. सो विद दिस लेट्स स्टार्ट विथ आवर लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक. सो सेकुलरिज्म. नाउ आपने वर्ड सेकुलर बहुत बार सुना होगा, राइट? लेट मी जस्ट चेंज द कलर. या सेकुलर, ठीक है. तो इस चैप्टर में सेकुलरिज्म के बारे में बात तो की गई है बट व्हाट इज सेकुलरिज्म इसमें कहीं भी नहीं बताया गया है, विच आई ऑलवेज टेल यू एंड आई हैव बिन टेलिंग यू सिंस द वेरी फर्स्ट चैप्टर कि इस बुक में यू नेवर गॉट अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द मेन टॉपिक और समथिंग लाइक दैट. इस पर ज़्यादातर क्वेश्चन ही थे कि आप थिंक करो. सो दैट इज़ वाई आई एम हियर. आई विल टेल यू द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म एंड विल मेक थिंग्स ईजी फॉर यू टू फॉलो अप, राइट? सो यस, सेकुलर मीन्स जब जो गवर्नमेंट है कंट्री की वो किसी भी रिलीजन से, यानी कि एक कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट रहती है, नहीं भी रह सकती बट गवर्नमेंट है मान लेते हैं. जब वो गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है, जब उसके इंस्टीट्यूशन, जब उसकी पॉलिसीज, जब उसके डिसीजंस किसी भी रिलीजन से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, ठीक है, किसी भी रिलीजियस बिलीफ से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, तब हम उस कंट्री को या उस गवर्नमेंट को सेकुलर बोल सकते हैं. इट मीन्स बहुत सिंपल टर्म्स में समझना हो देन इट मीन्स कि रिलीजन और गवर्नमेंट या फिर जो इंस्टीट्यूशन है जो कंट्री के लिए काम करते हैं उनके बीच में कोई भी रिलीजन का रिलेशनशिप नहीं रहता है, ठीक है. तो दिस वॉज द वेरी बेसिक टर्म ऑफ सेकुलरिज्म एंड आई होप कि थिंग्स अभी क्लियर है. तो अब आप जो आगे की चीज़ें हैं वो आप अच्छे से समझ पाओगे. तो सेकुलरिज्म इज बेसिकली व्हेन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल वर्किंग, जब गवर्नमेंट और जो रिलीजन है दे बोथ आर इंडिपेंडेंट, कि कोई भी किसी पे इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहा है. बट क्या ये एकदम ऐसा रिजिड है कि गवर्नमेंट अलग रिलीजन अलग, या फिर इसके भी वेरिएशंस हैं? जानना है तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है. तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, तो फर्स्ट चैप्टर एज ऑलवेज इट्स ऑफ नो यूज सो वील जस्ट स्किप इट. एंड यस, द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज सेकुलरिज्म. मैंने आपको वो समझा दिया है कि जब गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन की जो पॉलिसीज़ वर्किंग्स होती है और रिलीजन वो दोनों अलग अलग हो, यानी कि कोई भी रिलेशनशिप है वो भी ना हो, देन दैट इज कॉल्ड एज सेकुलरिज्म. ना यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे कैसे सेकुलरिज्म आपको समझाने की कोशिश की गई है, बट द बेसिक आइडिया इज दिस, ठीक है. ना इंटर रिलीजियस डोमिनेशन. अब जब सेकुलरिज्म पढ़ेंगे तो रिलीजन भी हमें पढ़ना पड़ेगा. अब रिलीजन में ना दो टाइप के डोमिनेशन है. एक हम तो जानते हैं कि दूसरी यानी कि डिफरेंट रिलीजन्स ऑलवेज फाइट एंड हैव कॉन्फ्लिक्ट्स विद ईच अदर, राइट? नहीं भी होता है बट देखने को मिलता है इन सम केसेस. बट क्या आपको पता है कि रिलीजन के बीचों बीच, यानी कि दूसरा फर्स्ट ए रिलीजन, बी रिलीजन या फिर सी रिलीजन हो गया, उनके बीच तो है बट इन ए बी और सी रिलीजन के अंदर भी आपके जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. एंड इट हैपन्स बिकॉज हर एक डिवीजन का जो है सब डिवीजन आपको देखने को मिलता है. तो हर एक रिलीजन का मोस्टली क्या होता है, सब डिवीजन भी या सब जो कैटेगरीज है वो हमें देखने को मिलती है. और दैट इज़ वाई जो रिलीजन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो तो रहती ही है, बट जो ये जो रिलीजन्स हैं इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं इनके अंदर, यानी कि ए रिलीजन के अंदर भी उसके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बी के भी अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सी के भी अंदर अपने कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं. अब जब ए बी और सी ये तीन रिलीजन के आपस में जब कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो उसे हम कहते हैं इंटर, ठीक है, इंटर रिलीजियस, यानी कि रिलीजन के बीच में, यानी कि रिलीजन्स के बीच में. और जब कॉन्फ्लिक्ट्स
किसी एक रिलीजन के अंदर ही, यानी कि ए रिलीजन के खुद के अंदर ही अगर कन्फ्लिक्ट हो तो वो होता है इंट्रा रिलीजन, ठीक है, इंट्रा रिलीजन। अब जैसे कि सिंपलेस्ट टर्म है, हम कहते हैं इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यानी कि नेशंस के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में। बट जब हम बोले कि इंट्रानेशनल, इंट्रानेशनल इट मीन्स कि बस एक ही कंट्री के आपस में, यानी कि अगर हम बोले कि इंट्रानेशनल तो इंडिया के अंदर ही, अगर हम बोले कि इंटरनेशनल इट मीन्स कि इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज़ के बीच में। तो यहाँ पे जो सिंपलेस्ट आइडिया है वो यहाँ पे ये बताया है कि जो डोमिनेशन है, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो बस एक स्मॉल ग्रुप में या फिर जो अलग अलग रिलीजन है उनके बीच में तो है ही, बट जो खुद के जो एक एक ग्रुप है उनके अंदर भी होते हैं। और इसके एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। तो फर्स्ट है इंटर रिलीजन, विच मीन्स कि ABC हमारे पास था, तो इन तीनों के आपस में, इन तीनों के बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज one incident happened in Delhi about 6 in the year of 1984। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी नहीं आता है, कभी नहीं पूछा जाता है। जस्ट द कंसेप्ट कि इंटर रिलीजियस कैसे डिफरेंट है इंट्रा रिलीजन से और क्या या फिर इसकी डेफिनेशन है, तो अगर आपको वो जानना है तो मैंने आपको समझा दिया है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ द कश्मीरी पंडित्स, जो आपने अगर देखी हो वो फिल्म तो आपको पता होगा अच्छे से उसके बारे में। एंड द थर्ड वन इज ऑफ द गुजरात राइट्स विच हैपन इन 2002। अगर आपको इन डेप्थ जानना है तो यू कैन जस्ट गो एंड वॉच सम रियली गुड डॉक्यूमेंट्रीज विच आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड यू कैन हैव अ वेरी गुड क्रिस्टल क्लियर आइडिया अबाउट ऑल दिस इंसिडेंट्स। बट ये सब उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है तो फिर हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट था। तो इसमें जैसे कि सिक्स वालों के साथ भी दूसरे रिलीजन का है, कश्मीर पंडित्स के साथ भी मुस्लिम्स एंड वो दूसरे रिलीजन का था, और गुजरात में भी सेम वही दो रिलीजन के बीच में था कन्फ्लिक्ट। तो उसके बारे में बस इंटर रिलीजन डोमिनेशन को दिखाया गया कि ऐसा ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकता है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं और ज़्यादा, जस्ट अ कंसेप्ट यू शुड नो, उसके बाद फिर आप लिख पाओगे अच्छे से। एंड द सेकंड इज इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन विच आई टोल्ड यू, कि जब एक ही रिलीजन यानी कि ए वाला अगर हो तो उनके अंदर ही, यानी कि इसके अंदर ही कौन से जो भी कन्फ्लिक्ट्स है वो होते हैं इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। ना इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो जो पहली एक लाइन है वो मैंने हाईलाइट की है कि रिलीजन इज़ मियरली द ओपियम ऑफ मासेस, यानी कि लोगों को लगता है, सम पीपल थिंक, ओके, यहाँ पे जो पूरे इस पैरा में ये बताया गया है कि देर आर सम पीपल और उनको लगता है कि जो रिलीजन है, जो रिलीजन का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा वेग है, बहुत ज़्यादा वेग है। उनको लगता है कि रिलीजन इज़ एन ओपियम। ओपियम इज़ बेसिकली अ थिंग विच इज़ एडिक्टिव, यानी कि नशा जो हम कह सकते हैं। तो ओपियम इज़ बेसिकली अ थिंग विच इज़ यूज टू प्लीज वन सेल्फ फॉर सम वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत लोगों को लगता है कि रिलीजन इज़ ऑल्सो एन ओपियम। दे थिंक सो बिकॉज दे फील कि जो यहाँ पे हमारे जो वर्ल्ड है, हमारे कंट्री में, जो हमारे नेशन में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सफरिंग्स से गुजर रहे हैं, दे आर हैविंग देयर ओन सफरिंग्स, और उन सफरिंग्स की वजह से उनको जब किसी एक चीज़ से परमानेंट या फिर आप कह सकते ट्रांजिट यानी कि टेम्परेरी जब उनको एक पीस मिलता है तो दे फील वेरी गुड, एंड वो पीस उनको रिलीजन देता है। लाइक यू कैन सी कि जब भी कोई टेंशन में हो, जब भी बहुत ज़्यादा दुखी हो, कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाए किसी के साथ, देन पीपल गो टू देयर ओन मॉस्क, देयर टेम्पल्स एंड चर्चेस एंड एवरीथिंग। तो उस टाइम पे पीपल यूज इट एज एन एस्केपिज्म, यानी कि उनको लगता है, नॉट मी, उनको लगता है, इट इज़ देयर थ्योरी कि दे यूज इट एज अ एस्केपिज्म एंड दे यूज इट एज एन ओपियम, कि उनको people try to please it and people try to find it people try to find the temporary peace in their sufferings in their daily life। तो उनको लगता है कि जब ये जो सफरिंग्स है, जब ये सफरिंग्स ख़त्म हो जाएगी लोगों की, तब रिलीजन भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे नो सफरिंग, नो टेंशन, नो नीड ऑफ पीस, क्योंकि ऑलरेडी पीस रहेगा तो रिलीजन से आप क्या ही करोगे, आप उसमें भक्ति करके आपको क्या मिलेगा। तो उनका ये मानना है, दैट इज़ वाई दे थिंक कि रिलीजन इज़ एन ओपियम ऑफ मासेस, ठीक है। अगर एक MCQ आए कि रिलीजन इज कंसिडर्ड एज व्हाट, देन द आंसर विल बी ओपियम ऑफ मासेस, ठीक है। ये आइडिया बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये बुक में दिया गया है, पीपल थिंक लाइक इट, सो यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक कंसेप्ट कि ओके लाइक ऐसा भी व्यू पॉइंट हो सकता है।
ओके नाउ, तो रिलीजन भी है, आर्ट है और फिलोसफी आर द रिस्पॉन्सेज टू सच सफरिंग्स, यानी कि रिलीजन के साथ आर्ट यानी कि जो कला है जो लोग करते हैं एस्केप करने के लिए, या फिर जो फिलोसफी जो सोचते हैं कि क्यों है, दे ट्राई टू फाइंड द मीनिंग ऑफ देयर लाइफ एंड ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, दे ऑल आर टाइप ऑफ द एस्केपिज्म, दे ऑल आर टाइप ऑफ द कोपिंग मैकेनिज्म फॉर देम। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया है। तो as secularism is opposed to all forms of institutionalized religious domination, it challenges not merely inter-religious but also intra-religious domination। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सेकुलर स्टेट है तो वो जो है इंटर रिलीजियस यानी कि जो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन है और जो इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन है उन दोनों को ही चैलेंज करता है। ऐसा नहीं कि बस इंटर में ही फोकस है, नहीं, अगर इंट्रा है तो उस पर भी फोकस करेगा और उसको भी सॉल्व करेगा। सो द सेकेंड सब हेडिंग इज सेकुलर स्टेट। नाउ सेकुलरिज्म को फॉलो करने वाला स्टेट ही होता है हमारे लिए सेकुलर स्टेट। उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी सिंपल। तो जो भी कंट्री सेकुलरिज्म फॉलो करती है दे आर नोन एज, दे आर कॉल्ड एज सेकुलर स्टेट। नाउ अब सेकुलर स्टेट होने के लिए भी कुछ बेसिक फैक्टर्स होंगे या बेसिक कुछ क्राइटेरियाज होंगे। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे कि हमने समझा था कि नेशन होने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं चैप्टर 7 में, राइट। तो सेम वे सेकुलर स्टेट होने के लिए भी कुछ फैक्टर्स उस स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। तो उन फैक्टर्स के बारे में अब हम जानेंगे कि वो क्या क्या है। द एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजन ऑफ एनी काइंड, यानी कि अगर वो सेकुलरिज्म फॉलो करता है देन इट इज नोन एज सेकुलर स्टेट। अब वो फैक्टर्स हैं 3, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट इज नॉन थियोक्रेटिक, second is no formal alliance, and third is ideas and goals should be non-religious. Now let's go one by one. So very first is non-theocratic. Theocracy is where democracy सुना है जिसमें हम अपनी रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करते हैं, बट थियोक्रेसी में जो रिलीजियस जो इन्फ्लुएंस है वो हाई रहता है कि एक रिलीजन के बेसिस पे ही एक स्टेट को, एक कंट्री को गवर्न किया जाता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है जहाँ पे वन पर्टिकुलर रिलीजन इज़ वेरी मच हाईली इन्फ्लुएंस्ड, वन पर्टिकुलर रिलीजन इन्फ्लुएंसेस द कंट्रीज गवर्नेंस वेरी हाईली, तो उस कंट्री को हम कहते हैं थियोक्रेटिक स्टेट। तो अगर किसी कंट्री को, अगर किसी स्टेट को सेकुलर होना है तो थियोक्रेसी इज़ नॉट परमिटेबल, यानी कि थियोक्रेसी मीन्स किसी एक रिलीजन का जो डोमिनेशन है, किसी एक रिलीजन का इन्फ्लुएंस है गवर्निंग में, किसी पॉलिसी मेकिंग में, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज नो फॉर्मल अलायंस। इट मीन्स कि अगर कोई गवर्नमेंट है तो उस गवर्नमेंट का जो रिलीजियस जो लोग हैं, जो रिलीजियस कमिटीज़ हैं, उनके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, यानी कि फॉर्मली हो, इनफॉर्मली हो। अगर वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा ऐसे कम्पैक्ट उसमें है, देन दैट इज़ टोटली अगेंस्ट दी प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। दे शुड हैव डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि कोई भी एक दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। थर्ड इज़ आइडियाज़ एंड गोल शुड बी नॉन रिलीजियस। तो अगर किसी रिलीजन में कहा गया है कि लोगों को 3 लोगों को साथ में नहीं रहना है, ठीक है। अगर किसी रिलीजन में कहा गया, जस्ट एन एग्जांपल, इफ़ अ रिलीजन ए सेज कि 3 लोगों को एक साथ में नहीं रहना है, और अगर जो ये आइडिया है 3 लोगों वाला अगर ये गवर्नमेंट भी फॉलो करती है, तो समहाउ गवर्नमेंट इज गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय द रिलीजियस आइडियाज़ एंड गोल्स। तो उन सब से जो गवर्नमेंट को है, उन सब से गवर्नमेंट को दूर रहना है और इन आइडियाज़ को गवर्नमेंट को फॉलो बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज वी आर अ सेकुलर स्टेट। तो सेकुलर स्टेट में हमने देख लिया कि तीन फैक्टर्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दे आर नॉन थियोक्रेसी, सेकेंड इज नो फॉर्मल अलायंस, एंड थर्ड इज आइडियाज एंड गोल्स ऑफ द रिलीजन ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी नॉन रिलीजन। दिस वॉज द सिंपलेस्ट टर्म आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऐसे कम्प्लेक्स नहीं है, ओनली ये 3 पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं, और बाकी ये जो मैंने अनहाइलाइटेड जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ नहीं आता है, एंड यहाँ पे ना तो कोई डेफिनेशन है ना तो कुछ है, जस्ट अ बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। Many states which are non-theocratic continue to have close alliance with a particular religion, यानी कि even though, ठीक है, just an exception जैसे हम बोलते हैं, तो अगर कोई स्टेट है, सपोज वो कहता है कि हम सेकुलर है, वो कहते हैं कि हम सेकुलर है, बट समहाउ इनफॉर्मली, यानी कि वो मानते तो है कि हम सेकुलर है, बट वो कहीं ना कहीं रिलीजन को भी सपोर्ट करते हैं, तो अगर ऐसा है तो वो कंट्री जो है ट्रू सेंस में सेकुलर बिल्कुल नहीं है। ये पहली बात। नाउ
यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, टू द पाकिस्तान हैज़ एन ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नेमली सुन्नी इस्लाम, सच regimes may leave little scope for internal dissent और religious equality। अब पाकिस्तान में भी एक जो पर्टिकुलर रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है, दैट इज़ इस्लाम। तो वहाँ पे अगर हम कहें कि वहाँ पे रिलीजियस इक्वालिटी हो तो वो कहीं ना कहीं वो इक्वालिटी, वो जो एक इक्विलिब्रियम है, वो इक्वालिटी हमें इमेजिन करना थोड़ा सा टफ हो सकता है। वहाँ पे अगर एक रिलीजन बहुत ज़्यादा डोमिनेशन में है तो जो दूसरे रिलीजन है, ठीक है, तो दूसरी जो रिलीजन है उनके पास तो वो एक कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, प्लस उनको वो पार्ट मिलेगा ही नहीं। तो समहाउ वहाँ पे इक्वालिटी का जो फोकस है वो बहुत कम रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, विल स्किप इट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, सो यू मस्ट हैव दिस थिंग क्लियर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ सेकुलरिज्म। जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन किया था इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर कि क्या हर टाइम यानी कि गवर्नमेंट और जो रिलीजन है बहुत ज़्यादा सेपरेट रहते हैं या कभी कभी मिलते भी हैं या कुछ और भी उनके बीच में रिलेशन है, तो हम यहाँ पे उसको समझने वाले हैं। तो यहाँ पे टू मेन मॉडल्स ऑफ सेकुलरिज्म आर देयर, ठीक है, टू मेन मॉडल्स ऑफ सेकुलरिज्म आर देयर। द वेरी फर्स्ट इज अमेरिकन एंड द सेकेंड इज इंडियन, जो हमारा खुद का है। तो हम पहले समझेंगे अमेरिकन मॉडल को, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, और उसके बाद हम जाएंगे इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से पॉइंटर्स बना के दिए हैं कि क्या क्या आपको लिखना है अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। सो द वेरी फर्स्ट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकेंड इज इंडिविजुअलिस्टिक मैनर, थर्ड इज नो कम्युनिटी, fourth is high religious homogeneity, fifth is interreligious equality neglect. Now we will go one by one. First is mutual exclusion. तो उसमें क्या है, जो रिलीजन है और जो गवर्नमेंट है, रिलीजन या फिर जो पीपल है गवर्नमेंट के जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं, इन दोनों के बीच का जो नेक्सस है, जो कनेक्शन है, वो बिल्कुल नहीं है। देयर इज़ नो एनी सिंगल कनेक्शन और कम्पैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रिलीजन एंड द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिजिड सेंस में है, जो एक्चुअल सेंस में है कि सेकुलरिज्म क्या है, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न मॉडल में है कि रिलीजन और गवर्नमेंट दोनों ही बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग, क्योंकि उसमें ना तो गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर करेगा और ना तो रिलीजन यहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सेकेंड इज इंडिविजुअलिस्टिक मैनर। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट और जो लोग हैं जो रिलीजन फॉलो करते हैं, उस गवर्नमेंट को उन लोगों से कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सा रिलीजन फॉलो करते हो क्या नहीं करते हो। इट इज़ टोटली अप टू यू, आपके ऊपर वो बेस करता है कि आप कौन सा फॉलो करना चाहते हो, कौन सा नहीं करना चाहते हो। इट इज़ टोटली इंडिविजुअलिस्टिक, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे फॉलो करो या ना करो, ठीक है। एंड द थर्ड इज़ नो कम्युनिटी। सो इसमें एक पॉइंट ये है कि जैसे कि सपोज रिलीजन है, ठीक है, एक कंट्री है, दिस इज़ द गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री, एंड यहाँ पे कुछ रिलीजन है, दीज आर 8 रिलीजन्स इन दैट कंट्री। तो यहाँ पे अगर सपोज ABCD and EFGH, तो ये जो 8 रिलीजन है, अगर इनके बीच में कल कुछ हो जाए, ठीक है, कल कुछ अगर हो जाए तो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है कि हम इनको बैलेंस करें। सपोज A वाला जो है इन सब के ऊपर डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे आके कोई रोल प्ले नहीं करेगी कि ओके यू शुड नॉट फाइट और यू शुड जस्ट स्टे स्टेबल एंड समथिंग, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी कम्युनिटी किसको डोमिनेट कर रही है, या फिर जाके किसी B वाले को प्रोटेक्ट करे या फिर A वाले को सप्रेस करे। गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी रोल प्ले नहीं करती है। तो यहाँ पे कोई भी कम्युनिटी का जो रोल है, कोई भी जो सेव या जो प्रोटेक्शन वाला जो वर्क है, वो कोई भी यहाँ पे प्ले नहीं करता है। सो यू कैन सी हाउ मच दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि रिलीजन और गवर्नमेंट बिल्कुल अलग अलग है, या फिर नो कनेक्शन, यानी एकदम खत्म हो चुका है रिलेशन, ऐसा है। एंड द नेक्स्ट इज हाई रिलीजियस होमोजेनिटी, यानी कि ऐसे सिचुएशंस में जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेकुलरिज्म फॉलो किया जाता है, मोस्टली होमोजेनस, यानी कि एकदम सेम मोस्टली होमोजेनस विच इज़ द सेम रिलीजन फॉलो किया जाता है। क्योंकि अगर उस टाइम पे अगर दूसरे रिलीजन होते, सपोज B भी होता, C भी और D भी होता, तो उस टाइम पे क्या होता, उन बाकी रिलीजन्स के लिए उस कंट्री में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
नहीं माना जाता, प्लस उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ना तो उसमें कोई बचाव का रोल प्ले करेगी, यहाँ पे एक रिलीजन तो डोमिनेशन में है ही, प्लस वो थियोक्रेसी में फॉलो कर रहा है। तो जो बी, सी और डी वाले जो लोग थे, उनके लिए उनका रिलीजन को बचाना, उनको फॉलो करना जो उन लोगों के लिए था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए वो मेजरली क्या करते हैं, वहाँ पे रहना प्रेफर नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई यू कैन सी अ वेरी बिग होमोजेनिटी इन दी फॉलोइंग ऑफ religion in a country which follows the western secularism model. ठीक है। now fifth is interreligious equality neglected। वही इसमें वही सेम चीज़ है, यानी कि सपोज़ ए वाला, बी वाला या सी वाला, ये जो 4-5 जो भी ग्रुप्स होते हैं, अगर उनके बीच में कोई भी ऐसे इक्विलिब्रियम अगर नहीं है, अगर उसमें कोई ऐसे कन्फ्लिक्ट्स है, कोई भी डिप्रेशंस है, तो उनको फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट कुछ भी काम नहीं करती है और ना ही उन पर फोकस किया जाता है। तो यू कैन सी कि इस कंटेक्स में वेस्टर्न सेकुलरिज्म इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। यहाँ पे रिलीजन एंड गवर्नमेंट आर टोटली नॉर्थ एंड साउथ। उनका रिलीजन और गवर्नमेंट का साथ जो भी है वो रिलेशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्टर्न मॉडल इतना ही था। अगर आपको समझ आ गया वेल एंड गुड, अगर कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, ऐसे डालते जाना तो फिर मैं आपको आंसर कर पाऊँगी। नाउ यहाँ पे एक बॉक्स है विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे MCQ से बिल्कुल आता है एंड समटाइम्स इन केस बेस्ड हो, तो यहाँ पे MCQ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड केस बेस्ड भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बताया गया है अबाउट अ मॉडल सेकुलरिज्म विच वॉज फॉलोड इन टर्की इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। तो यहाँ पे एक शख्स है जिनका नाम है कमाल अतातुर्क। तो कमाल अतातुर्क ने वहाँ पे सेकुलरिज्म का जो है मॉडल फॉलो किया था, वो कैसा था उसके बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। सो आफ्टर द वेरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से जो हुआ था टू 1918, उसके बाद उनको लगा कि जो खलीफा सिस्टम था इन टर्की उसे ख़त्म कर देना चाहिए और लोगों को जो है साथ में लाके वेस्टर्न मॉडर्न सेकुलरिज्म को जो है फॉलो करना चाहिए। तो यू कैन से कि कमाल अतातुर्क वॉज काइंडली वॉज वेरी मच वेस्टर्न आइडिया से इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि आप देख सकते हो कि उन्होंने जो है उनका नाम भी चेंज कर लिया था फ्रॉम मुस्तफ़ा कमल पाशा टू केमल अतातुर्क विच इज़ बेसिकली फादर ऑफ द टर्क्स। उन्होंने खुद को सुपीरियर माना था दूसरों से। प्लस जो फेस, एक जो ट्रेडिशनल कैप था जो मुस्लिम्स पहनते थे, उसको भी बैन कर दिया गया था बाय दी हैट लॉ। एंड वेस्टर्न क्लोथिंग वॉज एनकरेज फॉर मैन एंड वुमेन। The Western Gregorian calendar replaced the traditional Turkish calendar. In 1928, new Turkish alphabet in modified Latin was adopted. यानी कि आप कह सकते हो कि जो एक रिलीजन का जो एक डोमिनेंस था कि मुस्लिम का जो पहनावा था, जो फॉलोइंग थी, जो लैंग्वेज थी, कहीं ना कहीं उसको हटा के उन्होंने वेस्टर्न मॉडल को फॉलो किया। उन्होंने वेस्टर्न आइडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर उससे फॉलो करने की बात की। तो जो MCQ बनता है वो आता है कि हु वॉज कमल अतातुर्क और फ्रॉम विच कंट्री, तो कंट्री इज टर्की। एंड देन कौन सी लॉ से उन्होंने बैन किया था, देन द लॉ वॉज हैट लॉ। एंड वन मोर थिंग इज़ कि यहाँ पे जो वेस्टर्न ग्रेगोरियन कैलेंडर था उसको उन्होंने रिप्लेस किया था टर्किश कैलेंडर। एंड 1928 को जो टर्किश अल्फ़ाबेट था उसको मॉडिफाई करके लैटिन जो भाषा है उससे बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया था। ही वॉज ऑन हिज वे टू टोटली एंड द खलीफा सिस्टम इन टर्की। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे, तो आगे चलते हुए ओके, सो वेस्टर्न मॉडल में इतना ही था। यहाँ पे आप देख सकते हो तो जो मैंने आपको बताया रिलीजियस होमोजेनिटी, फिर चर्च एंड स्टफ एंड जो होमोजेनिटीज़ होती हैं। तो या सो इस बॉक्स में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ नेहरू वॉज द फिलोसोफर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। अब नाउ व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म वी विल स्टडी, बट यहाँ पे हमारे जो नेहरू जी थे उनका क्या व्यू पॉइंट था वो सेकुलरिज्म, वो यहाँ पे दिया गया है। एंड ये MCQ आता है कि हु इज़ द फिलोसोफर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, देन द पर्सन इज़ जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने कहा था कि इक्वल प्रोटेक्शन बाय द स्टेट टू ऑल रिलीजन्स बट इन्फ्लुएंस बाय नन, यानी कि हम सब रिलीजन को प्रोटेक्ट करेंगे, सबको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, बट किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। तो आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म जो इंडियन मॉडल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है देन दैट ऑफ द वेस्टर्न मॉडल। तो अब हम जानते हैं कि वो कैसे डिफरेंट है। तो उनको ये भी लगता था कि सेकुलरिज्म फॉर हिम मेंट अ कंप्लीट अपोजिशन टू कम्युनलिज्म ऑफ ऑल काइंड्स, यानी कि वो काइंड ऑफ कम्युनलिज्म का भी अपोजिशन करते थे वाया द मीन्स ऑफ सेकुलरिज्म। एंड सेकुलरिज्म फॉर हिम वाज आल्सो अ मैटर ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट अ कंसेप्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, MCQ को याद रख लेना। अब हम चलते हैं आगे एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, व्हाट इज़ मेंट बाय इट। तो यहाँ पे मैंने फिर से आपके लिए पॉइंट्स रेडी रखे हैं कि कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आए तो आपको बस यही पॉइंट्स लिखने हैं एंड ट्रस्ट मी यही क्वेश्चंस आते हैं। बाकी ये जो
और यहाँ पे जो भी वैसे ब्लैंक एरियाज जहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया है वो बस क्वेश्चन है, जस्ट मेकिंग यू टू थिंक कि ये कैसे है, क्यों है। बाकी जो क्रिस्प डेफिनेशन है दैट आई एम टेलिंग यू, जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता ही रही हूँ, तो उनको बस आप नोट करके चलते रहना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। तो इसमें भी 4 मेजर पॉइंटर्स हैं। द फर्स्ट इज टॉलरेंस कल्चर, deals with religious minorities, brings religious reforms, and fourth is principled intervention. We will go one by one. First is tolerance culture. Please bear with it. Okay. So suppose this is India. तो यहाँ पे हमारे जो इंडिया में पहले से ही बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, राइट, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट ट्रेडिशंस। तो उस डाइवर्सिटी से जो पहले से ही सदियों से है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों के, हम इंडियंस के बीच में कहीं ना कहीं टॉलरेंस की जो फीलिंग है वो आ गई है। टॉलरेंस मीन्स यानी कि अगर, लेट मी जस्ट राइट इट, टॉलरेंस is suppose this person is from a different community, suppose ये किसी ए रिलीजन को फॉलो करता है और ये वाला जो है वो बी रिलीजन को फॉलो करता है। तो इवन दो ही इज़ फ्रॉम A1 एंड ही इज़ फ्रॉम B1, बट स्टिल ये ए वाला जो है बी वाले के साथ भी ठीक है, ओके, ही एक्सेप्ट्स कि ओके ही इज़ फ्रॉम बी रिलीजन बट स्टिल ही इज़ अ पार्ट ऑफ मी एंड आई शुड टॉलरेट हिज प्रैक्टिसेस एज वेल। यानी कि इसको ए वाले को ना तो बी वाले के प्रैक्टिसेस से, उसके रहने से कोई प्रॉब्लम है, एंड सेम फॉर दी A1 फॉर दी B1, यानी कि वाइज़ वर्सा भी सेम है। तो जब हमें किसी दूसरे टाइप ऑफ पर्सन के साथ रहने में कोई तकलीफ नहीं होती है या फिर हम उनके साथ रहने के लिए सहमत होते हैं तो हम उसे टॉलरेंस कहते हैं। तो डाइवर्सिटी की वजह से हम पहले से ही बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस में रहते हैं एंड दैट इज़ व्हाई वी हैव बिकम वेरी मच टॉलरेंट। तो अगर रिलीजन के डिफरेंसेस भी हो तो हम उसे टॉलरेट कर लेते हैं। दैट इज़ व्हाई इंडियन मॉडल इज़ वेरी मच डिफरेंट द वेस्टर्न मॉडल, क्योंकि वेस्टर्न मॉडल में होमोजेनिटी थी, यानी कि उसमें सेमनेस बहुत ज़्यादा थी, बट यहाँ पे सेमनेस नहीं, यहाँ पे डाइवर्सिटी है, यहाँ पे टॉलरेंस है ज़्यादा, ठीक है। Second is deals with religious minorities. Now, very important point right here is कि जो गवर्नमेंट है वो सेकुलर तो है, वो किसी भी रिलीजन से यहाँ पे भी अफेक्ट नहीं होती, बट जो भी माइनॉरिटीज़ है, सपोज ए रिलीजन जो है माइनॉरिटी में है और बी वाला जो है वो डोमिनेंट है, तो ए वाला बी वाला ए वाले को सप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो उस टाइम पे बिकॉज ऑफ इक्वालिटी गवर्नमेंट विल इंटरवीन इन दिस मैटर। गवर्नमेंट कभी कभी बीच बीच में घुस सकती है to stop the unethical practices. Very important point is कि unethical ऐसा नहीं कि बार बार गवर्नमेंट जाके इंटरफेयर करे, बिल्कुल नहीं। ओनली व्हेन गवर्नमेंट फील्स कि जो गवर्नमेंट की जो लोग हैं वो रिलीजन या कल्चर के बेसिस पे किसी दूसरी कम्युनिटी को अगर पोटेंशियल हार्म या फिर थ्रेट अगर उनके ऊपर डाले, तभी गवर्नमेंट जाके जो बी वाले को रोक सकती है और ए वाले को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो कहीं ना कहीं जो भी माइनॉरिटी जो ग्रुप होती हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। एंड द थर्ड इज ब्रिंग्स रिलीजियस रिफॉर्म्स। इसमें जो है एग्जाम्पल बेस्ट है अनटचेबिलिटी, सती एंड ट्रिपल तलाक। यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी ना, हमारे आपको पता है हमारी सोसाइटी में जो है, इंडिया में जो है अनटचेबिलिटी था, यानी कि जो छुआछूत का जो प्रैक्टिस था, तो वो कहीं ना कहीं रिलीजन तो हम नहीं कहेंगे, बट समहाउ इट वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल, अगेंस्ट द राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट। क्योंकि अगर लोग एक दूसरे के बीच में भेदभाव करेंगे तो यूनिटी का जो है उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। इसकी वजह से जो अनटचेबिलिटी है उसको हटाया गया था। सेम वे जो सती जो प्रथा थी, जो हिंदू प्रैक्टिसेस में थी कि जब किसी भी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो वाइफ होती है वो भी उस हस्बैंड के जो फ्यूनरल पायर होता है, यानी कि जहाँ पे चिता जलाई जाती है, उसमें उस वाइफ को भी छलांग मार के उसको भी अपनी जान देनी होती थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग था, इट वॉज टोटली स्कैंडलस एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इंटरफियर इन दैट मैटर। और उन्होंने कहा कि नहीं, इस प्रैक्टिस को रोक देना चाहिए, नहीं तो ये जो वाइफ है, जो वुमेन है, उसके अगेंस्ट में है। एंड सेम में जो ट्रिपल तलाक का जो लॉ था उसको भी बैन किया गया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अनएथिकल, जहाँ पे किसी इंसान की, किसी ह्यूमन के राइट्स को, इक्वालिटी या फिर उसके प्रोविजंस को अगर हार्म रहता है या थ्रेट रहता है, तो गवर्नमेंट जो है वो उस एरियाज में इंटरफेयर करती है और उनको बचाती है, प्लस उनको रोकती भी है कि आप ऐसी गलत चीज़ें नहीं कर सकते। तो रिलीजन हो या सोशल हो या कल्चर हो, गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, बट ओनली इन द केसेस ऑफ अनएथिकल, यानी कि रॉन्ग प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, हमेशा बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। द लास्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल इंटरवेंशन, जो मैंने आपको बस बताया। प्रिंसिपल यानी कि जहाँ पर आपको ज़रूरत हो, इंटरवेंशन यानी कि घुसना, यहाँ पे वहाँ पे इंटरफेयर करना। तो इंटरवेंशन
यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो रिलीजन के मैटर में घुस तो रही है बट इन अ प्रिंसिपल्ड वे। ऐसा नहीं कि वो हर टाइम घुस रही है और बोल रही है कि आप रिलीजन आप ऐसे प्रार्थना मत करो, आप ऐसे ये मत करो, वो मत करो, वाई वर्शिपिंग दिस गॉड नॉट दैट गॉड, तो वो सब नहीं। गवर्नमेंट यहाँ प्रिंसिपल इंटरवेंशन में है, यानी कि अगर कुछ गलत होता है, इफ़ द पर्सन इज यूजिंग हिज और हर रिलीजन टू डू समथिंग रॉन्ग अगेंस्ट द कम्युनिटी और द पर्सन, देन द गवर्नमेंट इज इंटरवेंशनिंग, ठीक है। तो इतना ही था, ये 4 पॉइंट्स आप इसे नोट डाउन कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा ही दिया है, यहाँ पे नेक्स्ट 6-7 पेजेस में वही डिस्क्राइब किया गया है, बट आई डोंट थिंक यू विल नीड टू जस्ट नो इट। यहाँ पे जो 3-4 डिफरेंसेस है वो आप पढ़ सकते हो, बट कंसेप्ट आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया है, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि द सेकुलर स्टेट डज नॉट हैव टू ट्रीट एवरी एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन विद इक्वल रिस्पेक्ट, इट अलाउज इक्वल डिसरिस्पेक्ट फॉर सम एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। यानी कि मैंने जो आपको बोला कि अगर कोई रिलीजन कुछ गलत करे या फिर कुछ ज़्यादा डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करे किसी सेक्टर में, तो उसे रोका जा सकता है। ऑन सेम वे अगर कोई रिलीजन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है इट कैन प्ले अ वेरी crucial role in saving and supporting that religion and the people of those religion, ठीक है। तो इतना ही था। Now let's come to the last and most important part, which is criticisms of Indian secularism। यानी कि जो हमारा मॉडल है उसके भी बारे में लोग कुछ गलत चीज़ों को बोलते हैं, यानी कि उनको लगता है कि जो इंडियन मॉडल है, जो इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है, इंडियन सेकुलरिज्म, वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में पीछे पड़ा है, या फिर समथिंग इज़ रॉन्ग विद दोज, समथिंग इज़ रॉन्ग विद दैट सिस्टम। तो वो क्या चीज़ें उनको लगती है तो वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने एज ऑलवेज आई हैव प्रोवाइडेड द पॉइंटर्स राइट हियर। तो यहाँ पे टोटल है 6 पॉइंटर्स, यस। तो यहाँ पे टोटल 6 पॉइंटर्स है एज यू कैन सी। तो 6 यहाँ पे है एंड उन्हीं को नेक्स्ट 5-6 पेजेस में आपको डिस्क्राइब किया है, बट आई विल टेल यू इन अ वेरी क्रिस्प एंड वेरी गुड मैनर। तो पहला है एंटी रिलीजियस। वाई एंटी रिलीजियस? एंटी मतलब अगेंस्ट, रिलीजन मतलब रिलीजन। तो जब मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट सपोज ए और बी रिलीजन फिर से है, कि जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है ए वाले को बी को डोमिनेट करने से या बी वाले को ए को डोमिनेट करने से, तो उस टाइम पे लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उनको लगता है कि गवर्नमेंट जो है उस रिलीजन के अगेंस्ट जा रही है, उस रिलीजन के प्रैक्टिस के अगेंस्ट जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अगर इंडियन मॉडल सेकुलरिज्म है तो गवर्नमेंट को जो है उस रिलीजन जो स्फेयर है उसमें घुसना ही नहीं चाहिए, उनको रोकना ही नहीं चाहिए। दैट इज़ वाई दे कॉल इट एज एंटी रिलीजियस। सेकेंड इज वेस्टर्न इम्पोर्ट। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम, ठीक है, इंडिया ने क्या किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ राइट्स है, रूल्स है, स्ट्रक्चर्स है, वो हमने वेस्ट से इम्पोर्ट किए थे। नाउ वन थिंग वी मस्ट वेस्टर्न इम्पोर्ट, ठीक है, वेस्टर्न वन थिंग वी मस्ट नोट हियर इज दैट इम्पोर्ट नहीं किया है, वी हैव लर्नड एंड वी हैव मॉडिफाइड इन आवर ओन कंटेक्स्ट। उनको लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं वेस्ट को देख के यूएस वगैरह को देख के हमें भी वो शौक चढ़ा है कि हम भी सेकुलर बनेंगे, बट हम बन नहीं पा रहे। बट ऐसा नहीं है, हमने उनसे सीखा है, ना कि इम्पोर्ट किया है। हमने उसे सीखा है, हमने उनसे लिया है, लेके उसे मॉडिफाई किया है इन आवर कंटेक्स्ट। अब जब ऊपर जो वेस्टर्न मॉडल था हमने उसमें देखा कि कैसे गवर्नमेंट और जो रिलीजन है वो कितना ज़्यादा डिस्टेंट है, वो कितना ज़्यादा डिस्टेंट है, कितना ज़्यादा अलग है। यानी कि वहाँ पे ना तो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करता है, ना तो रिलीजन किसी और को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर इंडिया जैसे स्टेट में, इंडिया जैसे कंट्री में अगर इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पे अगर प्रोटेक्शन नहीं होगा किसी एक कम्युनिटी का, किसी गवर्नमेंट का, किसी रिलीजन का, तो वहाँ पे जो है जो क्लैशेस है, जो कन्फ्लिक्ट्स है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दैट इज़ वाई वी नीड टू हैव अ बिट ऑफ इंटरफेरेंस इन बिटवीन, ताकि जो कम्युनिटीज़ है वो साथ में रह पाए और डोमिनेंस क्रिएट ना हो पाए। तो वेस्टर्न मॉडल जो इम्पोर्ट है वो भी गलत साबित होता है। थर्ड इज माइनॉरिटिज्म। नाउ इसमें बस सिंपल यही है कि जो थर्ड पॉइंट था ऊपर वाले में कि माइनॉरिटी को जो सपोर्ट करती है इंडियन मॉडल सेकुलरिज्म, तो उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी बेस्ड है, यानी कि जो लोअर क्लासेस उनको ज़्यादा प्रोवाइड करता है फंड्स वगैरह, या फिर उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, एंड दैट इज़ अगेंस्ट दी वंस हु आर नॉट माइंडेड। बट ऐसा नहीं है, अगर हम माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जब से वो पीछे हैं उतना ही ज़्यादा पीछे वो और चले जाएंगे। इसलिए माइनॉरिटिज्म हम नहीं कह सकते, बट उनको लगता है कि ऐसा फॉलो किया जाता है, बट इट इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि अगर उनको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अगर उनको हम उनके सहारे से छोड़ देंगे, देन दे विल ऑल्सो अगेन लैक
बिहाइंड, और फिर लैग बिहाइंड होने से जो डिस्पैरिटी है वो और भी बढ़ जाएगी, एंड दैट वी डू नॉट वांट एट एनी कॉस्ट, राइट। सो फोर्थ इज इंटरवेंशनिस्ट। वेरी सिंपल, उनको लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो बार बार जो है जो रिलीजन के स्फेयर में वहाँ पे इंटरफेयर कर रही है, और उनके जो मैटर्स, जो रिलीजियस मैटर्स है, उनको अच्छे से कंडक्ट होने नहीं दे रही है। बट हमने देखा कि इंटरफेयर करना, इंटरवेंशन करना भी इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो सती, अनटचेबिलिटी और बाकी ऐसे जो एक्ट्स थे उनको अगर हम नहीं रोकते तो कहीं ना कहीं वो आज भी कैरियन होती और आज भी लोग उसका शिकार होते। तो इंटरवेंशन करना भी इम्पॉर्टेंट है, बट व्हाट इंटरवेंशन? प्रिंसिपल्ड, यानी कि किसी लिमिट में, नॉट कि हर टाइम बट लिमिट में इंटरफेयर करना ज़रूरी है ताकि गलत चीज़ों को हमेशा रोका जा सके। फिफ्थ इज़ वोट बैंक पॉलिटिक्स, यानी कि उनको लगता है कि हमारे जो कंट्री के जो नेता हैं, जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं, उनको लगता है कि इसके रिलीजन के बेसिस पे हमारे जो पॉलिटिशियन, हमारे जो लीडर्स हैं वो वोट गेन कर रहे हैं। यानी कि सपोज वो कहते हैं, वैसे तो अलाउड नहीं है कि आप किसी रिलीजन का नाम लो, किसी को सपोर्ट करो, बट उनको लगता है कि समहाउ इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म, नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग दम, दे आर समहाउ यूजिंग दम फॉर द सेक ऑफ देयर वोट बैंक, यानी कि उनको वोट मिलेंगे, उनको सपोर्ट मिलेगा और उनका पॉलिटिक्स का जो खेल है वो चलता रहेगा। दैट इज़ द फिफ्थ क्रिटिसिज्म। एंड सिक्स्थ इज इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका मेनली ये कहा गया है इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट का कि अगर, ठीक है, इंडिया गेम बना लेते थोड़ा सा, या तो जो इंडिया है जहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी को एक साथ रखना इम्पॉसिबल है। यानी कि हम रख तो लेंगे बट इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल टू गैदर एंड टू हैव देम टुगेदर, और हर एक रीजन को सपोर्ट करना और प्रोटेक्ट करना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं उनको डर है कि इवन दो वी आर ट्राइंग टू यूनाइट देम, इवन दो वी आर ट्राइंग टू हैव पीपल इन हार्मनी, बट कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट वी माइट जस्ट गेट स्कैटर्ड। तो उनका कहीं ना कहीं ये फियर है कि इतना ज़्यादा हम जो ट्राई कर रहे हैं वो हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी एक साथ रहे। बट द फैक्ट इज इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर स्टिल टुगेदर, वी आर लिविंग इन हार्मनी। येस, देयर कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं बिकॉज opinions are different and way forwards are different, but we still are living as one country and one nation, that is only India. So that was all about this chapter. जो भी मैंने आपको बताया है in this pointers वो सारे next इन pages में बताए गए हैं till you can just see interventionist यहाँ पे। तो ये जो आप हैं पढ़ सकते हो, बट आपको मैंने समझा दिया है कि कैसे क्या लिखना है and what is the basic concept. तो या इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट एंड यहाँ तक किताब, फिर एक्सरसाइज ये तो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, यू कैन जस्ट सी कि कैसे। इसमें बस यही कि कैलेंडर में हर एक रिलीजन का जो है फेस्टिवल माना गया है, उसके लिए हॉलीडे भी आपको मेंशन दी गई है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सेकुलर तो है, बट स्टिल वी ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरी वी ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड वी ऑलवेज कंसिडर एवरी सिंगल रिलीजन इन आवर कंट्री। तो बस उसी का एग्जाम्पल है, पर इसमें कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड उसके बाद लेट्स सी एंड यस एक्सरसाइजेस। तो इसी के साथ वी आर डन विथ सेकुलरिज्म and we are done with the political theory book of class 11. So many congratulations and clapping for you. So आपने मेरे साथ और मैंने आपके साथ ये जो 8 chapters of political theory वो complete कर ली है. I hope you have learned a really good amount of things from this book and with me, and I have also got to learn these things from myself for after a very long time. And I'm very happy that you were with me in that whole time. And yes, just learning, keep being there, and I will also stick by you and will come with another lectures, another sessions, another books. Until then, just good luck and have a great day ahead, and I will see you in the next video. Till then, take care and bye.